बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नावल देवदास की किस्त नंबर 4। और देवदास वो रात तो उसने कलकत्ते के ईडन गार्डन में ही गुजारी। ये बात न थी कि उसे किसी किस्म का दुख या फिक्र हो रहा हो। एक उदासी बेचैनी सी न जाने क्यों उसके दिल पर छा रही थी। नींद में जब इंसान को फालिज हो जाए और फिर एकदम जागने पर जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से पर इख्तियार नहीं रहता, वो नहीं समझ सकता था उसका ही बदन क्यों उसके हुक्म पर आज नहीं चलता। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ में आने लगा कि उस जिस्म पर अब उसका कोई इख्तियार नहीं है। अब वो उसके हुक्म पर हिलने जुलने से मजबूर है। इसी तरह देवदास भी समझ रहा था। उस पर भी आज वही दौरा पड़ गया था और आज से उसका दिल उसके जिस्म से हमेशा के लिए अलग हो गया था। अब उसको गुस्सा या गरूर करना बेकार है। पुराना हक भी अब गुजरा हुआ ख्वाब बन गया, आज कुछ भी न रहा। उस वक्त सूरज निकल रहा था। देवदास उठ खड़ा हुआ, मगर अब सवाल ये था कि वो जाए कहाँ। उसी वक्त इसे ख्याल आया कि वो मेरा एक पड़ोसी था, वही चुन्नी लाल। फौरन ही वो उसकी तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ धक्के भी लगे, चोट और ठोकर भी खाई। जिस किसी के साथ वो टकराया उसी ने उसे शराबी समझकर एक तरफ धकेल दिया। इसी तरह गिरता गिरता वो चुन्नीलाल के दरवाजे पर पहुंच गया। चुन्नीलाल कहीं घूमने के लिए बाहर जाने वाला था। सामने देखते ही बोल उठा, क्या देवदास? देवदास चुप था। कब आए हो भाई? चेहरा उतरा हुआ है या अभी तक नहाए नहीं? अरे ये क्या बात है? देवदास रास्ते में ही बैठने वाला था कि चुन्नीलाल ने उसका हाथ थाम लिया और अंदर ले जाकर आराम से चारपाई पर बिठाते हुए कहा, ये क्या मामला है देवदास? कल ही घर से आया था। कल आए तो सारा दिन कहाँ पड़े रहे? रात कहाँ गुजारी? ईडन गार्डन में। पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये जानकर क्या करोगे? अच्छा अभी ना बताओ, पहले कुछ खा पी लो, फिर बातें होंगी। लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान तो है ही नहीं। अच्छा जाने दो, पहले खाना तो खा लो। उस वक्त देवदास को चुन्नीलाल ने किसी न किसी तरह खाना खिला ही दिया और उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर बिठा दिया। फिर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, शाम को मैं आकर जगा लूंगा। चुन्नीलाल ये कहकर चला गया। रात को 10 बजे के करीब वापस लौटा। उसने देखा कि देवदास अभी तक गहरी नींद सो रहा है। उसने उसे ना जगाया और चुपचाप चटाई लेकर लेट गया। सारी रात बीत गई लेकिन देवदास की नींद पूरी ना हो सकी। यहाँ तक कि वो सुबह तक भी ना जागा। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। देवदास एकदम उठ बैठा। आंखें मलते हुए उसने पूछा, चुन्नीलाल कब आए हो? अभी ही आया हूँ, लेकिन तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ देर तक देवदास उसके मुंह की तरफ देखता रहा, फिर बच्चों की तरह बोला, भाई चुन्नी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इस तरह तुम कब तक मुझे खिलाते रहोगे? चुन्नीलाल हंसने लगा। उसे इस चीज का अच्छी तरह इल्म था कि देवदास के वालिदैन काफी पैसे वाले आसामी हैं। इसलिए मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ देवदास, जब तक चाहो इसे अपना घर समझ कर रहो। किसी चीज के लिए तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आमदनी कितनी है चुन्नीलाल? भाई कोई खास नहीं, घर पर जो खेती बाड़ी है वो अपने भाई के पास रहन रख कर आया हूँ। वो 70 रुपए हर माह मुझे भेज देता है। इस रकम में हम दोनों का खर्चा आसानी से चल सकता है। घर क्यों नहीं जाते चुन्नी? ये एक अजीब दास्तान है भैया, चुन्नीलाल ने मुंह फेरते हुए कहा। देवदास ने फिर कुछ न पूछा। खाने का वक्त हो चुका था। दोनों ने नहाने के बाद खाना खाया और दोनों आराम से कमरे में बैठ गए। चुन्नीलाल ने बात छेड़ते हुए पूछा, क्यों देवदास, क्या पिताजी से झगड़ कर आए हो? नहीं तो। घर में और किसी से? नहीं, देवदास ने उसी लहजे में जवाब दिया। चुन्नीलाल को कुछ शक गुजरा और बोला, ओह, तुम्हारी शादी नहीं हुई? देवदास ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। थोड़ी देर बाद उसने देवदास की तरफ देखा। देवदास सो गया था। इसी तरह सोते हुए 2 रोज और गुजर गए। तीसरे रोज सुबह देवदास ने कुछ परेशानी जाहिर की। उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में कुछ कड़वाहट घुल गई है। चुन्नीलाल ने दरियाफ्त किया, आज तबीयत कैसी है? कुछ ठीक मालूम होती है। अच्छा चुन्नी, एक बात बताओ, तुम रात को कहाँ जाते हो? चुन्नीलाल को कुछ शर्म सी महसूस हुई।
बोला, इसके बारे में क्यों पूछते हो? अच्छा ये बताओ, आजकल स्कूल जाते हो? कब का छोड़ दिया लिखना पढ़ना सब? अरे भाई ऐसा क्यों कर बैठे? सिर्फ 2 ही माह बाद तो इम्तिहान होने वाले हैं। पढ़ने में भी तुम अच्छे रहे हो, फिर इम्तिहान क्यों नहीं दे देते? पढ़ना तो छोड़ ही दिया चुन्नी। चुन्नीलाल ने कुछ ना कहा। फिर देवदास ने पूछा, तुम जाते कहाँ हो? क्या मुझे ना बताओगे? कभी कभी तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और ये मालूम कर लूं कि तुम्हारा ये हर रोज आना जाना कहाँ होता है। देवदास, तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगे? चुन्नीलाल ने देवदास के मुंह की तरफ देखते हुए कहा, इतना ही समझना काफी है कि मैं किसी अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सब फजूल बातें हैं। लेकिन भाई चुन्नी, एक बार मुझे भी साथ ले चलो ना। ले जाने में तो कोई हर्ज नहीं, मगर मेरे ख्याल में तुम वहां ना ही जाओ तो बेहतर है। नहीं चुन्नी बाबू, मैं एक बार जरूर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अगर वो जगह अच्छी ना हुई तो फिर कभी ना जाऊंगा। चुन्नीलाल दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। उसने मुंह फेरते हुए कहा, ओह मेरी ये हालत। फिर ऊंची आवाज में बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलना चाहो तो चले चलना। तीसरा पहर था कि धर्मदास गांव से सारा सामान लेकर आ पहुंचा। देवदास को देखते ही उसकी आंखों से आंसू उमड़े। वो रोते रोते बोला, देवदास आज कई दिन हो गए कि माँ दिन रात रोती रहती है। क्यों रोती है? तुम जो बगैर किसी को कुछ कहे चले आए हो। ये कहकर धर्मदास ने जेब से माँ की चिट्ठी निकालकर देवदास को दे दी। सब हालात जानने की गर्ज से चुन्नीलाल उनको गौर से देखता रहा। देवदास ने खत पढ़कर रख दिया। खत में घर आने के लिए माँ ने बहुत कुछ लिखा था। सारे घर में सिर्फ माँ ही उसके भाग जाने पर परेशान थी। उसका शक किसी हद तक दुरुस्त ही निकला। अपने खावन से छुपाकर उसने देवदास के लिए कुछ रुपए भी भेजे थे। धर्मदास देवदास को रुपए देते हुए बोला, देव भैया घर चलो, मैं घर नहीं जा सकता, तुम वापस लौट जाओ। उसी रात दोनों साथी बड़ी ठाट बाट के साथ घर से निकले। देवदास ठाट बाट के हक में न था, मगर चुन्नीलाल के मजबूर करने पर उसे भी सब कुछ करना पड़ा। रात को 9 बजे के करीब दोनों ने किराए पर घोड़ा गाड़ी ली और चीतपुर के 2 मंजिला मकान के आगे आ खड़े हुए। चुन्नीलाल देवदास को मकान के अंदर ले गया। उस मकान की मालकन चंद्रमुखी के नाम से मशहूर थी। उसने आगे बढ़कर दोनों का इस्तकबाल किया, मगर देवदास ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसे खुद भी ना मालूम था कि वो कुछ रोज से औरत के साय से भी दूर भाग रहा है। चंद्रमुखी को देखकर फिर से सारा माजी उजागर हो गया। चुन्नीलाल की तरफ देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? उसकी गरजदार आवाज सुनकर चुन्नीलाल और चंद्रमुखी दोनों हैरान रह गए। चुन्नीलाल ने अपने आप को संभाला और देवदास का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो देवदास, अंदर चलो। देवदास कुछ भी ना बोल सका। वो चुपचाप अंदर गया और सर झुकाकर चिटाई पर बैठ गया। चंद्रमुखी भी पास ही गुमसुम बैठ गई। खादमा हुक्के में तंबाकू भरकर ले आई, लेकिन देवदास ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा न किया। चुन्नीलाल भी बिल्कुल उसी तरह खामोश बैठा था, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। नौकरानी की समझ में कुछ ना आया। वो ये भी ना सोच सकी कि अब वो क्या करे। आखिरकार खादमा हुक्का चंद्रमुखी के हाथ में देकर चली गई। वो तंबाकू के कश लेने लगी। उसे इस तरह तंबाकू को पीते देखकर देवदास ने नफरत भरे लहजे में कहा, इसमें जरा भी तमीज नहीं है और मगरूर कितनी है। इससे पेशतर चंद्रमुखी से बातों में आज तक कोई न जीता था। बातों में उससे बाजी ले जाना कोई आसान काम न था। देवदास की इन नफरत भरी बातों से उसके दिल पर गहरी चोट लगी। चंद लम्हों के लिए तो वो सुन हो गई। 2-3 मर्तबा फिर गड़गड़ाहट की आवाज तो आई, लेकिन अब की बार तंबाकू बाहर ना निकला। उसने चुपचाप हुक्का चुन्नीलाल की तरफ सरका दिया, फिर घूर कर देवदास की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। तीनों बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए थे। कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था। सिर्फ हुक्के में से डरते डरते धुआं निकल रहा था और गड़गड़ाहट की आवाज उस सुकूत को तोड़ रही थी। तीनों में से किसी को भी चैन न था। चुन्नीलाल तंबाकू पीने के बाद नीचे चला गया। उसके करने के लिए कोई काम न था, शायद इसी वजह से वो नीचे उतरा हो। अब कमरे में सिर्फ 2 ही रह गए थे। देवदास ने पलके ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या तुम रुपए लेती हो? चंद्रमुखी से कोई जवाब ना बन पड़ा। उसकी जिंदगी के 24 साल गुजर चुके थे और पिछले 9-10 सालों में उसे सैकड़ों किस्म के आदमी मिल चुके थे। कई लोगों की आदत से वो वाकिफ थी, लेकिन आज
तो ये कोई अजीब किस्म का आदमी मिला था। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, आपके कदम जब इस दरवाजे पर पहुंचे, ये कदमों की बात नहीं। मैं पूछता हूँ, तुम रुपए लेती हो? देवदास ने बात काटते हुए कहा। जरूर लेती हूँ, तो अगर ना लूं तो खाऊं कहाँ से? रहने भी दो, मैं कुछ ज्यादा सुनना नहीं चाहता। ये कहकर देवदास ने एक नोट निकालकर चंद्रमुखी की तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त उसने इतना बिना देखा कि नोट कितने का है और वो फौरन ही जाने के लिए तैयार हो गया। क्या इतनी जल्दी चले जाओगे? चंद्रमुखी ने सहमी हुई आवाज में पूछा। जवाब दिए बगैर देवदास जाने लगा और उठकर बरामदे में खड़ा हो गया। एक बार चंद्रमुखी ने सोचा ये रुपए लौटा देने चाहिए, लेकिन न जाने वो ऐसा क्यों ना कर सकी। दरअसल उन लोगों में दूसरों के ताने और गालियां सहने की आदत भी हो जाती है। इसलिए वो शर्मिंदा और दुखी होकर बरामदे में खड़ी रही जब तक कि देवदास सीढ़ियां ना उतर गया। सीढ़ियों से उतरते ही देवदास की मुलाकात चुन्नीलाल से हो गई। कहाँ जा रहे हो देवदास? चुन्नीलाल ने हैरान होकर पूछा। घर की तरफ। क्यों? देवदास ने बाकी सीढ़ियां भी तय कर ली। उसी वक्त चुन्नीलाल ने कहा, ठहरो, मैं भी चलता हूँ। देवदास उसके करीब चला आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो फिर चलो। थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं जरा ऊपर तो हो आऊं। तो फिर मैं जाता हूँ, तुम बाद में चले आना। ये कहकर देवदास चला गया। चुन्नीलाल ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि चंद्रमुखी उदास सी चौखट पर बैठी है। चुन्नीलाल को देखते ही बोली, क्या तुम्हारे साथी चले गए? हाँ, ये लीजिए, अगर आप मुनासिब समझे तो इसे ले जाइए और अपने साथी को दे दीजिए। चंद्रमुखी ने नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, जब वो तुम्हें अपनी खुशी से दे गया है तो मुझे वापस करने से क्या फायदा? ये सुनते ही चंद्रमुखी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, वो अपनी मर्जी से नहीं दे गया, बल्कि इसलिए कि हम रुपए लेती हैं। यही सोचकर वो कुछ नाराज सा होकर चला गया। लेकिन चुन्नी बाबू, एक बात तो बताओ, क्या वो पागल है? नहीं, कौन कहता है कि वो पागल है? अच्छा भला आदमी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दिनों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? तफसील का तो मुझे इल्म नहीं, शायद घर में झगड़ कर आया है। फिर आप यहाँ क्यों ले आए? मेरी तो मर्जी नहीं थी, उसी ने मजबूर किया था। ये सुनकर चंद्रमुखी हैरान हुई और पूछा, क्या वो अपनी मर्जी से आए थे? और नहीं तो क्या मैं उसे बहला फुसला कर लाया था? वो बड़ा समझदार है, चुन्नीलाल ने कहा। थोड़ी देर के लिए चंद्रमुखी हैरान रह गई, लेकिन न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि फौरन बोल उठी, चुन्नी बाबू, मुझ पर कुछ मेहरबानी करोगे? कैसी मेहरबानी? तुम्हारे साथी कहाँ रहते हैं? मेरे साथ। क्या तुम इन्हें फिर नहीं ला सकते? शायद ना ला सकूं। मालूम होता है कि इससे पहले वो कभी ऐसी जगह नहीं आया और शायद आंदा भी ना आए। लेकिन ये तो बताओ कि तुम उसे क्यों बुलाना चाहती हो? चंद्रमुखी को कुछ शर्म सी महसूस हुई। कहने लगी, चुन्नी बाबू, जैसे भी हो उन्हें एक बार जरूर लाना। चुन्नीलाल हंस पड़ा और आंखें मटकाते हुए बोला, गालियां सुनकर क्या प्यार हो गया है? चंद्रमुखी भी हंस पड़ी और बोली, बगैर देखे ही नोट दे गया? क्या अभी तक समझे नहीं? चुन्नीलाल चंद्रमुखी की तरफ देखकर समझ गया और गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, रुपए पैसे का लालच तो नहीं है। तुम ऐसे लोगों की परवाह करने वाली तो नहीं हो। लेकिन ये बताओ कि असल बात क्या है? सच? कुछ शक गुजरा है? चंद्रमुखी नरम आवाज में बोली। चुन्नीलाल इस बात पर यकीन न कर सका, हंसते हुए कहने लगा, 5 ही मिनट में ये बात? चंद्रमुखी भी हंस पड़ी और बोली, रहने दो इसे, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो एक बार उसे जरूर लाना। बोलो, ला सकोगे? क्या बताऊं? नहीं, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, कोशिश करूंगा। पार्वती ने देखा कि पतिदेव का मकान खूब वसी और आलीशान बना हुआ है, मगर नई तर्ज का नहीं, पुरानी ही किस्म का है। औरतों का महल, मर्दों का महल, चौड़ा बरामदा, नाटक घर, अदालत और कई नौकर नौकरानियां, ये सब देखकर पार्वती दंग रह गई। इतना तो उसने जरूर सुना था कि उसके मालिक बहुत बड़े आदमी हैं, मगर उसने इतना ज्यादा समझा नहीं था। घर भरा हुआ था, लेकिन यहाँ एक बात थी कि कुंबे में दूसरे कोई न थे। सारा घर बगैर आदमियों के वीरान सा नजर आता था। पार्वती अभी नई नई दुल्हन थी, लेकिन फौरन ही गृहस्थन बन गई। बातचीत करने के लिए घर में सिर्फ एक बूढ़ी बुआ थी, बाकी सब नौकर और नौकरानियां ही थी। शाम होने से पहले ही एक खूबसूरत 20 साला नौजवान प्रणाम करते हुए बोला, माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ। घूंघट की ओट से पार्वती ने उसे जरा सा देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं।
लड़के ने फिर कहा, माता जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ। इस मर्तबा पार्वती ने घूंघट जरा सिरका दिया और मीठी आवाज में बोली, आओ बेटा, बैठ जाओ। लड़के का नाम महेंद्र था। कुछ लम्हों के लिए वो पार्वती के चेहरे की तरफ देखता रहा। उसके बाद करीब ही बैठ गया और अरमान भरे अल्फाज में उससे कहा, माँ को मरे हुए आज पूरे 2 साल गुजर गए हैं। उसके बगैर हमने कौन से दुख न सहे, लेकिन माँ, आज तुम फिर आ गई हो। हमें आसे दो कि ये वीरान सा घर फिर से जगमगा उठे। पार्वती ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें की। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो गृहस्थन बन गई थी, इसलिए उसे बहुत सी बातें बताने और खुद जानने की जरूरत थी। ये कहानी शायद कुछ लोगों को दूर तक मालूम पड़े, मगर ये सबको मानना पड़ेगा कि सही मायनों में औरत की शक्ति पार्वती में आ चुकी थी। उम्र कम होने के बावजूद भी अकल में कमी न थी। वो किसी किस्म की शर्म भी ना करती थी और ये आदत उसमें बचपन ही से थी। फौरन ही उसने पूछा, बेटा और दूसरे लड़के लड़कियां कहाँ हैं? महेंद्र हंस पड़ा और बोला, मेरी छोटी बहन यानी तुम्हारी लड़की अपनी ससुराल में है। यशोदा को कितना ही लिखा मगर वो आ नहीं सकी या आना ही नहीं चाहती थी। पार्वती ने उदास होकर सवाल किया, ये तो मालूम नहीं, ना जाने क्या सोचकर नहीं आई। महेंद्र ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज से पार्वती समझ गई कि शायद वो नाराज होगी, इसलिए ना आई होगी। उसने फिर सवाल किया, छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा कहाँ है? वो कलकत्ते है, इम्तिहान देने के बाद जल्द ही आ जाएगा। भवन चौधरी का ज्यादा वक्त जिम्मेदारी की देखभाल में ही गुजरता था। उसके बाद अगर कुछ वक्त निकलता तो वो पूजा पाठ, स्नान ध्यान, साधु सन्यासी और दूसरे लोगों की खिदमत में सर्फ कर देते। उन्हें सब कामों में सुबह से शाम तक का सारा वक्त गुजर जाता। नई शादी करने पर भी किसी किस्म की चाह उनके दिल में न थी। कभी तो वो रात को घर वापस आते और कभी कभार तो घर भी ना आते। वापस आने पर सिर्फ 2-4 बातें होती, फिर वो अक्सर चारपाई पर लेट जाते और तकिए के सहारे लेटे हुए कहते, इस गृहस्थी को जैसे भी हो चलाओ, अब तुम ही इस घर की मालिकन हो। पार्वती खामोश रहती, सिर्फ सर हिलाकर कहती, हाँ देखो ये सब बच्चे तुम्हारे हैं। भवन कहते। मालिक की बातें सुनकर पार्वती शर्म के मारे मुस्कुरा पड़ती। वो फिर कहते, महेंद्र तुम्हारा लड़का है, कुछ दिन हुए उसने बीए पास किया है, कितना भोला भाला है, कितना रहमदिल और अपने फर्ज में पूरा है। पार्वती हंसते हुए कहती, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा लड़का है। कुछ नहीं जानोगी, ऐसा भोला लड़का किसी ने ना देखा होगा। इसके अलावा मेरी यशोदा बेटी ऐसी है कि जैसे भगवान ने मूर्ति ढाल दी हो। जब वो अपने बूढ़े बाप को देखने आएगी तो उसे देखना। पार्वती उनके करीब आकर अपने कमल की कली की तरह मुलायम हाथों से उनके माथे को सहलाते हुए कहा करती, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं आदमी भेजकर यशोदा को बुला लूंगी। अगर महेंद्र ही चला जाए तो क्या हर्ज है? वो जाएगा, जरूर जाएगा। बुला लो यशोदा को, कई दिनों से उसे देखा नहीं। हाँ हाँ बुलाऊंगी, क्यों नहीं, मेरी लाडली है। भला उसे ना बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी। बूढ़े जिम्मेदार खुशी में उठ बैठे। वो ये भी भूल गए थे कि उनका पार्वती से क्या रिश्ता है। उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारा भला हो रानी, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। फिर न जाने बूढ़े को अचानक क्या ख्याल आया, पलंग पर लेटे लेटे आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहते, ये बड़ी बेटी एक ही तो है। वो उसे बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। उसी वक्त आंखों से निकले हुए आंसू बड़ी बड़ी मूंछों से टकराकर तकिए पर गिरने लगते। पार्वती अपने आंचल से उन्हें पोंछ देती। कभी कभी वो बहुत ही नरम लहजे में कहते, आह वो सब आएंगे, घर कितना अच्छा हो जाएगा, सारा घर खुशी से चमक उठेगा। उफ, गुजरे हुए दिन भी कितने अच्छे थे, लड़के थे, लड़की थी, बीवी थी, सारा वक्त खुशी में ही गुजरता था। उसके बाद एक दिन ये सारा खेल खत्म हो गया, मैं लुट गया। यशोदा को उसके ससुर ले गए, लड़के कलकत्ते चले गए और घर में फिर अंधेरा, शमशान की तरह सकूत छा गया। उनकी मूंछें और तकिया सब भीग जाता। पारो आंसू पहुंचकर रोंदे हुए गले से कहती, महेंद्र की शादी क्यों ना कर दी? आह मेरे लिए वो कितनी खुशी की घड़ी होती। बूढ़े जिम्मेदार यही कहते जाते। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन ये किसको खबर थी कि उसके दिल में क्या है। वो शादी ना करने पर जिद किए बैठा था। फिर जब सूना सा घर काट खाने को दौड़ता, किस्मत की लकीरें मिटती नजर आती। ऐसे नजर आता जैसे लक्ष्मी ने भी साथ छोड़ दिया है।
हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आने लगती। तब सोचा कि इस बुढ़ापे में ही शादी कर लूं। पार्वती उन बातों को सुनकर बहुत दुखी होती। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हंसी का बहाना करके कहती, आप बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, मैं भी जल्द ही बूढ़ी हो जाऊंगी। औरतों को बूढ़ा होने में क्या देर लगती है। जिम्मेदार साहब ये सुनकर बैठ जाते और पार्वती की ठोड़ी पकड़कर देर तक उसके चेहरे को देखते रहते। जिस तरह मूर्तिकार अपनी बनाई हुई मूर्ति को सजाकर माथे पर मुकुट रखकर कभी इस तरफ और कभी उस तरफ हिला जुला कर देखता है और अपनी कारीगरी की खूबसूरती पर हैरानी और गरूर के नकुश उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं, ठीक वही हालत भवन चौधरी की भी थी। किसी किसी रोज तो उनके मुंह से निकल पड़ता, हाय राम, मैंने ये अच्छा नहीं किया। क्यों जी, आप ये क्या कह रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं किया, पार्वती सवाल करती। यही तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम यहाँ अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी लगती हूँ, भला मेरा अच्छा लगना ना लगना क्या है, पार्वती हंसते हुए कहती। बूढ़े जिम्मेदार फिर लेट जाते और दिल ही दिल में कहते, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। इसी तरह एक माह गुजर गया। उसी दौरान में एक मर्तबा चक्रवर्ती आए। वो पार्वती को मेके ले जाना चाहते थे, मगर पार्वती ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि पिताजी फिलहाल ये घर कुछ इस तरह है कि यहाँ किसी किस्म का कोई ठीक इंतजाम नहीं, इसलिए सोचती हूँ कि घर को जरा ठीक ठाक कर लूँ, फिर कहीं मैके जाऊं। वो दिल ही दिल में खुश हुए और सोचने लगे कि औरतों की जात ही ऐसी होती है। पिताजी को वापस लौटा देने के बाद पार्वती ने महेंद्र से कहा, बेटा एक बार यशोदा को तो बुला लाओ। महेंद्र ने टाल मटोल की। वो जानता था कि यशोदा अब यहाँ नहीं आएगी। उसने अपने आप को बचाते हुए कहा, अगर बाबूजी खुद ही चले जाएं तो अच्छा रहेगा। छी छी महेंद्र, ये क्या कह रहे हो, उनका वहां जाना क्या अच्छा लगेगा। इससे तो बेहतर है कि हम दोनों माँ बेटे जाकर उसे ले आएं। तुम भी चलोगी माँ, महेंद्र ने हैरत से कहा। इसमें क्या बुराई है, अगर मेरे जाने से यशोदा राजी हो जाए तो क्या हर्ज है। दूसरे रोज महेंद्र अकेला ही यशोदा को लेने चला गया। न जाने वो किस तरह उसको लाने में कामयाब रहा, ये तो किसी को मालूम न था, लेकिन इतना जरूर था कि वो चौथे रोज यशोदा को साथ लेकर वापस आ गया। उस रोज पार्वती के चेहरे पर अजीब ही नूर था। वो खूबसूरत जेवरात से सजी हुई थी। ये जेवरात चंद ही रोज पहले भवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवाए थे। इन्हीं को पहनकर पार्वती आज निखरी हुई थी। रास्ते में यशोदा के दिल में रंग रंग के ख्यालात जन्म ले रहे थे। अब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब वो घर पहुंची तो नई माँ को देखकर हैरान रह गई। झगड़े की सब बातें भूल गई, सिर्फ टूटे फूटे अल्फाज में बोली, यही है वो पार्वती। यशोदा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और उसे आराम के साथ चटाई पर बिठा दिया। उसके हाथ से पंखा अपने हाथ में लेते हुए बोली, बेटी क्या अपनी माँ से नाराज हो। शर्म के मारे यशोदा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके बाद पार्वती ने अपने सब जेवर एक एक करके उसे पहनाने शुरू कर दिए। ये देखकर यशोदा ने हैरानी से कहा, ये क्या कर रही हो माँ। कुछ भी नहीं यशोदा, ये तो तुम्हारी माँ की एक ख्वाहिश है। यशोदा ने जेवर पहनने में कुछ बुरा न मनाया। जब वो सब जेवर भी पहन चुकी तब भी उसके चेहरे पर खुशी के कोई आसार नजर न आए। इस पर पार्वती बोली, यशोदा बेटी क्या अब भी अपनी माँ से नाराज हो। नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होने लगी माँ, और इसमें नाराजगी की क्या बात है। तो फिर क्या वजह है, तुम्हारे पिताजी का ये कितना बड़ा घर है, नौकर और नौकरानियां तुम्हारे आगे पीछे हैं, और फिर मैं भी तो तुम्हारी खादमा हूँ। इस तरह मुझसे नाराज होना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी यशोदा बातचीत करने में अभी बच्ची थी। ये सुनकर वो बेचैन हो गई। पंखा हिलाते हुए पार्वती ने फिर कहा, मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। तुम लोगों की मेहरबानी से मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई है। न जाने कितने यतीम और दुखी तुम्हारे रहम पर अपना पेट पालते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, समझी। यशोदा ये बातें खामोशी के साथ सुन रही थी। वो ये हालत देखकर बेचैन हो गई। वो पार्वती के कदमों में गिरती हुई बोली, माँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। यशोदा ने फिर कहा, मुझे माफ कर दो माँ। अगले रोज महेंद्र ने यशोदा को अकेले में बुलाकर कहा, गुस्सा कुछ कम हुआ या नहीं। वो महेंद्र के पाँव पर गिर पड़ी। भैया गुस्से में आकर न जाने मैं क्या समझकर बहक गई थी, लेकिन ख्याल रहे ये बातें किसी से मत करना। महेंद्र हंस पड़ा। यशोदा ने फिर कहा,
भैया ये तो बताओ, क्या सौतेली माँ से भी इतना प्यार मिल सकता है? 2 रोज बाद यशोदा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वहां खत लिख दीजिए कि 2 माह तक मैं यही रहूंगी। क्यों बेटी? उन्होंने हैरानी से पूछा। तबीयत ठीक नहीं रहती, 2 माह छोटी माँ के पास रहूंगी, यशोदा ने कुछ शर्माते हुए कहा। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। शाम के वक्त पार्वती से कहने लगे, तुमने मेरा गम दूर कर दिया, भगवान करे तुम हमेशा सुखी रहो। ये फिर क्या? पार्वती बोली, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। भगवान, तुमने मुझ पर कितना रहम किया, गम फिक्रों से मुझे निजात दिलाई। रात के अंधेरे में पार्वती ये ना देख सकी कि उनकी आंखों से पानी बह रहा है या नहीं। इसके अलावा जिम्मेदार का छोटा लड़का विनोद, जो इम्तिहान देकर आया था, फिर दोबारा पढ़ने ना गया। पागलों की तरह देवदास 3 रोज तक मारा मारा सड़कों पर फिरता रहा। एक रोज धर्मदास ने सोचा कि वो देवदास से कुछ कहे, लेकिन देवदास ने उस आंखें लाल पीली करके उसे धमका दिया। ये रंग ढंग देखकर चुन्नीलाल को भी कुछ कहने का हौसला न हुआ। धर्मदास अपने आंसू न रोक सका। मौका मिलने पर उसने चुन्नीलाल से कहा, चुन्नी बाबू, इनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? कैसी हालत धर्मदास? चुन्नीलाल ने कहा, जैसे अंधे ने दूसरे से रास्ता दरियाफ्त किया हो। ये नया रोग था, उसे कोई न जानता था। चुन्नी बाबू, जैसे भी हो किसी ना किसी तरह देवदास को घर भिजवा दो, धर्मदास ने रोते हुए कहा। अब इन्हें पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं है, फिर यहाँ रहकर क्या करना है? चुन्नीलाल इस मामले पर गौर करने लगा। करीबन 5-7 रोज बाद एक दिन शाम को चुन्नीलाल हस्बे मामूल बाहर जाने को तैयार था कि देवदास आ पहुंचा। उसने चुन्नीलाल का हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो चुन्नी? क्या वहीं? हाँ। तुम कहो तो ना जाऊं? चुन्नीलाल ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया। नहीं, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता, लेकिन ये बताओ कि तुम वहाँ क्या उम्मीदें लेकर जाते हो? उम्मीदें क्या होती हैं, बस यूं ही वक्त गुजारने जाता हूँ, चुन्नीलाल ने जवाब दिया। क्या वहाँ वक्त अच्छी तरह गुजरता है? मगर मुझसे तो वक्त काटे नहीं कटता। मुझे भी कुछ बताओ चुन्नी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा वक्त अच्छी तरह गुजर जाए। चुन्नीलाल देवदास के चेहरे की तरफ देखता रहा, जैसे वो उसके चेहरे पर लिखे हुए अल्फाज पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, तुम्हें क्या हो गया है देवदास? जो कुछ तुम्हें कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या बताओगे नहीं? चुन्नी, क्या बताऊं? देवदास ने जवाब दिया, बताने को अब मेरे पास रखा ही क्या है। चुन्नीलाल नजरें नीची करके बोला, देवदास, मेरी बात मानोगे? क्या बात है? तुम्हें एक बार फिर वहां चलना होगा, मैं वादा करके आया हूँ, जहां उस रोज गए थे। देवदास ने पूछा। हाँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि तुम्हें उसी जगह से प्यार हो जाए। कुछ देर के लिए देवदास गहरी सोच में खो गया, फिर हल्की आवाज में बोला, अच्छा तो चलो। देवदास को गड्ढे में एक और सीढ़ी नीचे उतार कर चुन्नीलाल न जाने कहाँ चला गया। देवदास अकेला चंद्रमुखी के कमरे में बैठा शराब पी रहा था। चंद्रमुखी उसकी ये हालत देखकर घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोली, और ना पियो देवदास। देवदास ने शराब का गिलास नीचे रखकर सवाल किया, क्यों? इन दिनों तुमने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी है। ये जिंदगी के लिए नुकसानदेह है देवदास। कौन कमबख्त कहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए पीता हूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए पीता हूँ कि सांस ले सकूं। चंद्रमुखी ये बात कई बार सुन चुकी थी। वो अक्सर सोचा करती कि अगर ये दीवार के साथ सर फोड़कर मर जाए तो बेहतर रहे। देवदास के लिए उसके दिल में बहुत मोहब्बत थी। देवदास ने शराब का प्याला पलंग के पाए पर मार कर चूर चूर कर दिया और लेट कर तकिए का सहारा लेते हुए बोला, मैं यहाँ पर इसलिए बैठा करता हूँ कि मुझ में उठने की ताकत ही नहीं है। वो बुड़बुड़ाते हुए फिर बोला, जब मुझे होश नहीं रहता तो मैं तुम्हारे मुंह की तरफ देखा करता हूँ, लेकिन चंद्रमुखी, मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तो होश रहता ही है चंद्रमुखी, लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता। नफरत जो करता हूँ, ठीक है ना? अपनी आंखों के आंसू खुश्क करती हुई चंद्रमुखी कहने लगी, देवदास, बहुत से लोग यहाँ ऐसे भी आया करते हैं जो शराब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। गुस्से से आंखें फाड़ता हुआ देवदास उठ बैठा और अपने बेहोश हाथों को लड़खड़ाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो छूते नहीं? बंदूक होती तो उनको गोली मार देता, जो इतनी अच्छी शय को नहीं पीते। चंद्रमुखी, वो सबसे बड़े पापी हैं, उन्हें खुदा भी माफ नहीं करता, और मेरा तो भगवान दोस्त है। चंद लम्हे वो खामोश रहा। न जाने किन लहरों में डूबा जा रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर खामोश न रह सका और बोला, अगर मैं कभी शराब पीना छोड़ दूं,
हालांकि मैं छोड़ूंगा नहीं। फर्ज करो छोड़ दूं तो फिर मैं यहाँ ना आऊंगा। मेरे लिए तो यही एक रास्ता है, लेकिन दूसरों की हालत क्या होगी मुझे नहीं मालूम चंद्रमुखी, मुझे नहीं मालूम। फिर कुछ देर रुककर कहने लगा, न जाने मैंने किस दुख से दुखी होकर शराब पीना सीखा है, इसलिए तो मेरे दुख के साथ ही मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। देवदास ने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। चंद्रमुखी ने जल्दी से आकर उसका मुंह ऊपर उठाया। देवदास ने अपनी भवें चढ़ाकर कहा, हट जाओ, मुझे हाथ ना लगाओ, मैं अब भी होश में हूँ। तुम नहीं जानती चंद्रमुखी, मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूँ। मैं तुमसे हमेशा नफरत करता रहा और करता रहूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ आऊंगा, फिर तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें करूंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम यह समझ सकोगी चंद्रमुखी? छी छी, रहने दो। हा हा हा, दुनिया में इससे अच्छी जगह कोई भी है? खामोशी के साथ देवदास उसके मुंह की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर दुख के आसार नुमाया देखकर बोला, और तुम कितनी सब्र वाली हो। औरत पर कितने ही जुल्म क्यों ना हो, उसे कितनी ही डांट फिटकार क्यों ना मिले, मगर सब उसे सुननी पड़ती हैं। तुम भी इस चीज की एक मिसाल हो। उसके बाद देवदास हाथ फैलाकर लेट गया। फिर चुपचाप कहने लगा, चंद्रमुखी कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता, नहीं चाहता और नहीं चाहता। ये सब क्या है? सिर्फ एक ढोंग है, बनावटी नाटक है। नाटक में सब बहरूपिये बनते हैं। मुंह पर सफेदी और कालक मलकर कोई चोर बनता है, कोई लुटेरा, कोई भिखारी, कोई राजा और कोई रानी बनते हैं। फिर मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं और न जाने मोहब्बत की क्या क्या बातें करते हैं। ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे ये सब कुछ सच ही हो रहा हो। चंद्रमुखी भी मेरे साथ नाटक खेल रही है। मैं देखता हूँ और देखता ही चला जाता हूँ कि उसकी याद कितनी सताती है। अरे वो कहाँ गई और मैं कहाँ हूँ? अब एक बहुत बड़ा नाटक खेलना है, एक शराबी का। खैर ये भी रहने दो, जो होता है होने दो। इस बेचारी में क्या कमी है? कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी का सहारा भी नहीं। ओह, ये भी कितनी अच्छी बात है। देवदास ने करवट बदली, फिर भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। चंद्रमुखी कुछ ना समझ सकी कि वो क्या कह रहा है। चंद लम्हे बाद देवदास को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया और चंद्रमुखी उसके पास बैठी रही। अपना आंचल पानी में भिगोकर उसने उसका मुंह साफ किया, गीला तकिया बदल दिया और पंखा लेकर काफी देर तक बैठी रही। रात का 1 बज चुका था। उसने दिया बुझा दिया और उसका कमरा बंद करके दूसरे कमरे में चली गई।